नमस्कार, मैं हूं नकमा। हम लोग में आपका स्वागत है। हम सब पहाड़ों में अक्सर घूमने जाते हैं, जाना चाहते हैं। कुछ लोग वहां पे बसना भी चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। लेकिन इस साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों ने जिस तरह की तबाही देखी है, उसके बाद इन पहाड़ों को बचाए रखने की चुनौती हम सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों ने पिछले 2 महीनों में बहुत भारी तबाही देखी। चंद दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में से एक लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। जिस तरह यहां पे मौजूद बड़ी इमारतें गिर पड़ी, उसे देखकर ये सवाल उठता है कि क्या इसकी वजह सिर्फ भारी बारिश है या फिर हम पहाड़ों पर बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। तो आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं। ये कुल्लू लैंडस्लाइड है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कुल्लू के आनी में बस स्टैंड के पास जो बनी हुई इमारत है, जो इस तरह से गिर पड़ी है। ऊंची इमारतें यहाँ पर एक के बाद एक। तो ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि समझ में आए कि पहाड़ों में कितना बुरा हाल है और इस तरह की इमारतें अगर वहाँ पर बनती हैं तो उनका नतीजा क्या हो सकता है। एक साथ इतनी इमारतों की इजाज़त किस तरह दे दी गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इतनी सटी सटी इमारतें, खतरनाक ये है कि ये बहुमंजिला इमारतें हैं। कोई 5 मंजिला है, कोई 7 मंजिला है। एक तो पहाड़ पर यहाँ पे इमारतें बन रही हैं, इतना निर्माण हो रहा है और वो भी ऊंची इमारतें। तो क्या किसी को ये बताने की ज़रूरत है कि वहाँ पर इतनी ऊंची इमारतों की ज़रूरत क्यों है? सड़कें भी बन रही हैं, इमारतें भी बन रही हैं और पूरा भार पहाड़ों पर है। भूस्खलन होगा तो पहाड़ तो गिरेंगे ही। सवाल उठ रहे हैं कि हिमाचल के इन क्षेत्रों में किस तरह का खतरा बना हुआ है। तो आपको बता दें कि इसरो ने पहले ही चेतावनी दी है कि ये जो इलाके हैं वो संवेदनशील हैं और ये बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जो है वो सामान्य बात है। लेकिन 2020 से 2022 में 6 गुना ज्यादा भूस्खलन हुआ है। 10 सालों में सड़कों को चौड़ा भी किया गया है काफी तेजी से और 59 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं यहाँ पर आई हैं। सड़कें क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए प्लान जरूरी है। 2022 में हाईकोर्ट ने अनियोजित खुदाई पर चिंता जताई है। इस बार हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें 372 मौतों के आंकड़े सामने आए। उत्तराखंड की भी हालत बुरी रही। 84 लोगों की मौत और 1000 करोड़ का नुकसान। तो करीब 6 साल पहले 2017 में 16 नवंबर को एनजीटी ने आदेश दिया था। ये मामला योगेंद्र नाथ गुप्ता बनाम केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग के बीच का है। इस मामले में एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि भारत सरकार के 2003 के रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 97.42% भौगोलिक क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना है। तो ये सोचिए आप कितनी गंभीर चेतावनी है। 97.42% यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा निर्माण और पेड़ों की कटाई लैंडस्लाइड की एक अहम वजह है। ये होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरी जगहों के साथ शिमला गंभीर भूस्खलन के खतरे वाली श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के मुताबिक सरकार को 2016 के मॉनसून में फ्लैश फ्लड, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से 863.97 करोड़ का नुकसान हुआ। 2016 के मॉनसून में करीब 40 लोगों की मौत हुई और स्ट्रक्चरल डैमेज यानी कि निर्माण में जो गिरा उससे 2283 करोड़ का नुकसान हुआ। ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि एनजीटी के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं और इससे आपको इस समस्या की गंभीरता को समझने में आसानी होगी। ये भी कहा गया कि अगर ऐसे अंधाधुंध विकास की अनुमति दी गई तो पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही आपदा भी होगी। तो ये 2017 में कहा गया। बावजूद इसके क्या सरकारों ने इससे कुछ सीखा? सरकारों ने क्या किया? पहले इस फैसले के हम कुछ और हिस्से को भी देख लें। सभी तरह के निर्माण पर कोर और ग्रीन जंगल के इलाकों में रोक लगी थी। शिमला में बाकी जगहों पर 2.5 मंजिला इमारत की इजाजत है। जो कोर एरिया और ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है उसमें किसी भी अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा। इन सब के बावजूद इन इलाकों में सड़कों को चौड़ा किया गया है, निर्माण हुए हैं। आपने देखा बहुमंजिला निर्माण हुए हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो ज्यादा फ्रैजाइल हैं। यहाँ पे निर्माण के काम में ढलान और पहाड़ों के बोझ को
पहाड़ों में जो बोझ को सहने की क्षमता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। हिमाचल हाई कोर्ट ने पिछले साल इस पर गहरी चिंता जताई थी। इस बर्बादी की जवाबदेही को जो तय करना है वो बहुत जरूरी है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त एक पैनल मौजूद है जिसमें बहुत सारे लोग जानकार हैं। दीक्षु सी कुकरेजा है जो मैनेजिंग प्रिंसिपल हैं सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, गौरव बंसल वकील हैं एनजीटी में, मालिका भानोट सदस्य गंगा आह्वान उत्तराखंड। उसके अलावा जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशिकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल प्रदेश के, डॉक्टर एम रामाचंद्रन, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय, प्रोफेसर यशपाल सुंदरयाल, पूर्व प्रोफेसर गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इन तमाम लोगों से हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो स्थिति हम आज देख रहे हैं वो क्यों हुई है। ये कहा गया है कि जो लैंडस्लाइड्स हैं वो लगातार बढ़े हैं, 6 गुना बढ़े हैं 2020 और 22 के दौरान। तो ये इसमें जानना जरूरी है। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स यहाँ पर बढ़े हैं इसकी वजह जो है वो क्या लगती है? क्यों ये लैंडस्लाइड प्रोन इलाका तो है, कोई अजूबा नहीं है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पर इन दिनों 6 गुना क्यों बढ़ गए हैं? देखिए, इसकी वजह यह है कि हम साइंस को ना मान के जब हम फाइलें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जब फाइलें डेस्क पे पास करने लगेगा और साइन वहाँ से होंगे और यथा स्थिति नहीं देखी जाएगी तो फिर ऐसी संभावनाएं बनेंगी और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि आपने साइंस को तो परे कर दिया, आपने उस जगह को देखा नहीं जहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, किस लेवल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस सब चीजों पे आंखें बंद करी गई। आपने देखा कि कौन से बिल्डर का है, कौन से नेता ने कहा है। तो जब साइंस की जगह आप नेता को प्रेफर कर लेंगे और इसी तरीके से आप काम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो नतीजा है वो यही होगा, विध्वंस तो होना ही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस नहीं है या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि निर्माण की इजाजत दे दी गई बिना इसको देखे कि निर्माण होना चाहिए कि नहीं, कौन कर रहा है निर्माण, मलिका जी इस हिसाब से इजाजत दे दी गई, तो ये आप क्या मानती हैं? इस बार जो हमने आपदा देखी वो बहुत अचानक से प्रकृति नाराज हो गई और इतनी बारिश हो गई, इस वजह से ये आपदा आ गई है, क्या देख रहे हैं हम? नहीं नगमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रकृति अचानक से नाराज हो गई, ना ही ये आपदा जो है ये नहीं है। आजकल तो अब आप पिछले 10 वर्ष से देखेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको यही फ्लैश फ्लड दिखेगा, आपको इसी तरीके के क्लाइमेट चेंज इवेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये सभी कुछ दिखेंगे। चेंज क्या हुआ है कि जैसे आप लोगों ने भी अपने डेटा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं उत्तराखंड का ये एग्जाम्पल लेती हूँ। उत्तराखंड में अभी तीन या चार जो बहुत जबरदस्त जो परियोजनाएं चल रही हैं जो सरकार ही इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे चारधाम महामार्ग परियोजना है। चारधाम महामार्ग परियोजना 900 किलोमीटर की रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है। हमारे देश का नियम है कि अगर आप 100 किलोमीटर से ज्यादा अगर सड़क वाइडन करते हैं तो आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है जी। इतना फ्रजाइल एरिया है, यहाँ पर कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ नहीं। 900 किलोमीटर की सड़क पैरेलली बनी है। आज ये हालत है कि बद्रीनाथ आपके बॉर्डर एरिया सारे के सारे जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पे कहीं पर भी आप पहुंच नहीं पा रहे। एक ही स्ट्रेच है जो बचा हुआ है। दूसरी चीज है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। हिमाचल में, उत्तराखंड में बिल्कुल बदहाली है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। तीसरी है ओवरबर्डनिंग ऑफ टूरिज्म। और आज तो आप ये हाल है, अभी हम बात ही कर रहे थे कि अब चारधाम रेलवेज भी आ रही हैं। आप सोचिए कि जहां पर आदमी के सड़क काटने से यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि रोडवेज आप गलत ले रहे हैं, वहां पर आप मीलों मील आप रेलवेज काटेंगे, टनल्स डग करेंगे और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में रेलवेज को किसी भी तरीके की एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जब ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि एनवायरमेंट पे किस तरह का असर इससे पड़ेगा, तो ये कौन करता है? आप तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड हैं, क्या इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं? क्या ये किया जाता है खास करके इस तरह के फ्रैजाइल इलाकों में? इकोलॉजिकली बहुत फ्रैजाइल है, हिमालय का तो पूरा क्षेत्र ही बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, फ्रैजाइल हैं, तो क्या होना चाहिए वहां पर? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं नगमा। देखिए, डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता, हमारे देश में डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटली सेंसिटिव डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हम सभी ये समझते हैं कि हिमालयन रेंज जो है यंग और सेंसिटिव है और इस फ्रेजाइल है जब यहाँ की रॉक कंडीशंस वगैरह, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर डेवलपमेंट की जाएगी तो ऑब्वियसली इस तरीके के नतीजे नहीं आएंगे। हमेशा ये बात होती है, जो लोग जैसे मलिका जी कह रही हैं कि जिस तरह का यहाँ पर
डेवलपमेंट हो रहा है, वो ये बात कहेंगी तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप तो विकास के ही विरोध में हैं। तो विकास हो, विकास सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन जो जैसा इलाका है कोई तो वजह रही होगी जो यहाँ पर इस तरह के विकास को नहीं किया गया, और अगर आप यहाँ पे सड़कें या रेलवे लाइंस पहुंचाएंगे तो इसका ये असर भी हो सकता है। तो विकास विरोधी नहीं कोई बनना चाहता, लेकिन जब सस्टेनेबल विकास की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे ये रेलवे और रोड की बात कर रही थी मल्लिका जी। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी नगमा जी, जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि कैसे सस्टेनेबल होना चाहिए। आजकल क्या है कि एवरीथिंग इज बेसिकली सब कुछ क्लब कर दिया जाता है सस्टेनेबल के अंतर्गत। अब रोड का ही मैं बता रही हूँ, वहां हिमाचल में डबल लेनिंग हो रही है, 4 लेनिंग हो रही है, डबल लेनिंग नहीं सॉरी 4 लेनिंग हो रही है। उत्तराखंड के अंदर डबल लेन पेव शोल्डर हो रहा है, 10 मीटर 12 मीटर की फॉर्मेशन विथ हो रही है। आप यहाँ पर समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है उसकी खुद की नोटिफिकेशन कह रही है कि पहाड़ों में 5.5 मीटर से ज्यादा सड़क बनानी गलत है। उसकी खुद की नोटिफिकेशन कह रही है, और उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में वो इतनी रोड विड्थ का बात कर रहे हैं। तो जब आप सस्टेनेबिलिटी को खुद डिफाइन कर रहे हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इतने सारे लोग मर रहे हैं, 372 आपने बताया, इतने लोग उत्तराखंड में, कितने ही लोग आजकल लापता हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? आप बताइए कि हु इज गोइंग टू अकाउंट फॉर दीज डेथ्स? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो यही बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इस तरह से सड़कें बन रही हैं और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का भी, तो एक तो ये भी समझना जरूरी है कि शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने तो देखा होगा कि वहां पर किस तरह से चीजें बदली हैं शशिकांत जी। जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या नियमों की अनदेखी हुई है वहां पे। लगातार ये कहा जा रहा है, पहले भी कहा गया था एनजीटी की रिपोर्ट में कि भूस्खलन की संभावना है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो 97.42% क्षेत्र ऐसा है जहां पे भूस्खलन बहुत होगा। बावजूद इस शिमला जैसे इलाके वो बहुत ही खतरनाक भूस्खलन की श्रेणी में है। पर आप शिमला को देखिए तो शायद दिल्ली का करोल बाग, शिमला का बस स्टैंड देखिए, उस बराबर वहां पे कंस्ट्रक्शंस हैं। किस तरह के बदलाव यहां पर देखे गए, कैसे नियमों की अनदेखी हुई है, शशिकांत जी आप बता पाएंगे बेहतर। बिल्कुल नगमा, आपने ठीक कहा कि हिमाचल में खासतौर पे अगर शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला को जब प्लान किया गया था, सभी लोगों को मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने इसको 20-25 हजार लोगों के लिए प्लान किया था, और उस समय भी उन्होंने इस पे रोक लगाई थी। कई इस तरह के किस्से मौजूद हैं। जब पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने शिमला में बाहर से आने वाले लोगों को बैन किया था, उन्हें लगता था 40,000 की पॉपुलेशन भी इस जगह के लिए ज्यादा पॉपुलेशन है, और आज शिमला में 3 लाख के करीब, 2.5 से 3 लाख के करीब लोग हैं। और अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात की जाए तो टूरिस्ट सीजन के दौरान तो बहुत ज्यादा रश, शिमला पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और बहुत सारे होटल शिमला में बने हैं, नई नई इमारतें बनी हैं, और बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कि अभी पहले भी कहा गया कि डेवलपमेंट को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट को एक अगर प्लान तरीके से किया जाए और किस जगह पर कौन सी इमारत बन सकती है। ऐसा नहीं है कि शिमला के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि आप अगर 10 मंजिला इमारत भी बना दे तो वो खड़ी रहेगी। आसपास के जो एरियाज हैं शिमला के, कुछ पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल पक्की हैं, तो वहां पे आप इस तरह का प्लान ले सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक तो चुनाव मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने जो पत्रकारिता में देखा है, कुछ जगह, एक जगह है शिमला में जिसका नाम ही कच्ची घाटी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जगह का नाम ही कच्ची घाटी है। और एक समय था 1990 से पहले कि वहां लोग निर्माण नहीं करते थे, और शायद ये नाम भी इसीलिए रखे गए थे कि लोग उस जगह निर्माण कार्य ना करें। लेकिन अगर आप आज आएंगे तो वो पूरी घाटी भरी हुई है निर्माण से, और वहां पे भी घर गिरने की घटनाएं हर साल हो जाती हैं। तो कारण ये रहा कि जैसे चुनाव आते थे, जो अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध निर्माण का मतलब यह है कि बिना नक्शा पास कराए लोग अगर निर्माण कर देते तो पहले बिजली और पानी का कनेक्शन उन्हें नहीं मिलता था, जिस वजह से वो डिस्करेज होते थे। लेकिन बाद में इस तरह की चीजें हुई कि वो जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले सरकारों पर दबाव पड़ता है और एक अच्छा खासा वोट बैंक एरियाज का रहता है, तो वो रेगुलराइज हो जाते हैं। और रेगुलर होने के बाद लोग फिर डरते नहीं, लोग उसके ऊपर निर्माण करते रहते हैं। रेगुलराइज होते होते कितने ज्यादा निर्माण वहां पर हो गए होंगे जहां पर निर्माण नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, आपको नगमा मैं बताऊं कि एक न्यू शिमला के नाम से एक अलग एक बनाया गया था शिमला में कुछ साल पहले, 90 के दशक में, ताकि इस बोझ को कम किया जाए जो शिमला के पहाड़ियों पर पड़ रहा है, जो बिल्कुल कोर एरिया पे पड़ रहा है। और कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो बहुत सालों से बैन है। 1990 से शिमला के कंस्ट्रक्शन आपको इतना आसान नहीं है कि आप शिमला के कोर एरिया में, और जिसे ग्रीन एरिया भी कहा जाता है, वहां कोर एरिया और ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन बैन है। तो डॉक्टर एम रामचंद्रन हमारे साथ भी हैं, पूर्व सचिव हैं, शहरी विकास मंत्रालय में रहे हैं पूर्व सचिव। किस तरह से ये
आप जान रहे हैं कि चुनावों का इसमें एक दबाव रहता है और तमाम तरह की चीजें होती होंगी, नक्शे पास हो जाते हैं, पर ये एनजीटी के फैसले के मुताबिक जो जहां पर शिमला में ही अगर हम बात कर लें तो 2.5 मंजिला इमारत की इजाजत है कुछ जगहों पर, जो कोर ग्रीन एरिया वहां पर तो निर्माण की इजाजत नहीं है। तो कैसे ये सब कुछ हो जाता है? क्या नक्शे पास नहीं होते हैं? कहां से इजाजत मिलती है? ये सब बातें भी चर्चा में लाना सब लोग जान रहे हैं, पर जानना चाहिए कि ये हो रहा है क्यों, कोई जवाबदेह नहीं है इसके लिए। कैसे ये हो रहा है कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो जैसे चर्चा में अभी आया कि विकास और पर्यावरण में जो संतुलन, और फिर साधारण आदमी उसको कैसे देखता है। जब साधारण आदमी देखता है कि लोग किसी न किसी तरीके से अपने काम को निकाल लेते हैं, हर एक आदमी ये सोचने लगता है कि मैं भी ऐसा कोशिश क्यों ना करूं। अब सवाल ये है कि पहले कितने शहरों का मास्टर प्लान मौजूद है। हम अपने देश में पूरे शहरों का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं कर पाए, तो मास्टर प्लान है कि नहीं। अगर मास्टर प्लान है भी तो उसमें ये चिन्हित किया गया है कि किन स्थानों पर किस प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। साधारणतया हर स्थान पर जो ऊंचाई हो सकता है कि ये सब मास्टर प्लान में लेट डाउन होता है, उसके अनुसार ही परमिशन मिल सकता है। परमिशन जैसे बताया गया, परमिशन नहीं है, वायलेट करके बना दिया, उसको किसी जगह किसी समय पर उसको नॉर्मलाइज करने का भी प्रावधान करते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है खासतौर से पहाड़ी इलाके में, क्योंकि प्लेन्स के तुलना में पहाड़ी इलाके के लोग तरक्की चाहते हैं और कुछ अपना आमदनी और बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए इन सब की ओर बढ़ते हैं कि पर्यटन की गुंजाइश है, तो इसलिए कुछ और बना करके उपलब्ध करा दो, या अन्य जो भी व्यवस्था होती है कि वहां तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सकता है और वन क्षेत्र अधिक है, तो कुछ ये सब छोड़ करके बाकी जो जगह बचता है उतने में ही निर्माण कार्य और इस तरह का कार्य हो सकता है। तो उनके सामने, वहां के रहने वाले लोगों के सामने समस्या है किस हद तक सरकारी तंत्र या हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं शहरी व्यवस्था, इसको मजबूती से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सवाल है, ये किस तरह हो सकता है, मेरे पास इसका कोई तुरंत कोई जवाब नहीं है। जी जिन्हें आपने सही कहा कि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है। गौरव, आप इस पर बताना चाहेंगे कि ये जो वहां के लोगों की जरूरत भी है विकास की, और लोग चाहते हैं कि और लोग आए, विकास हो वहां पे, उसको और इसको बैलेंस करना, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, यही तो बात है कि जो इसकी जो जरूरत है, अगर आप देखेंगे तो जो इसका फायदा किसे मिलता है? इसका फायदा मिलता है उन लोगों को जो कि जिनकी पहुंच नहीं है सरकार तक, या जिनकी पहुंच है सरकार तक। आपको मैं बताता हूं, जैसे कि होम स्टे का एक कंसेप्ट है उत्तराखंड में, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मगर आप उसको भी कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है। अब वहां पे बड़ी कंपनियों ने अपना होम स्टे के नाम पे कर दिया, जो किसान है बेसिकली। और ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो अपने घरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो इतना टूरिज्म आता है, इतना टूरिस्ट आया वहां पे, तो उसको रहना चाहिए, कहीं ना कहीं रहेगा। तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि हमें जंगल में रहना है, तो वो उस तरीके से एक होम स्टे का कंसेप्ट आया कि जो इनके जंगल में घर बने हुए हैं या जिनके गांव में घर बने हुए हैं, और वो वहां पे जाएं, वहां पे रहें। अब होता क्या है, इसको पॉलिसी, जब आप पॉलिसी की इंटेंट चेंज कर देंगे और उसमें आप देंगे फायदा बड़े लोगों को जिनकी पहुंच है, तो फिर यहाँ पे फिर ऑब्वियसली भूस्खलन जैसी चीजें आएंगी। अब हुआ क्या कि ऐसे जो लोग थे उनकी तो बात हो गई, प्लान में तो ये था कि ऐसे लोगों को फायदा देना है, मगर होता क्या है कि कुछ नेता अपने अपने लोगों को फिट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये हमारे होम स्टे कहलाएंगे और इसमें रहिए। फिर वहां से बनते हैं बहुमंजिला इमारतें। होम स्टे का कंसेप्ट ये था कि जिसकी झोपड़ियां हैं वो उस तरीके से उन्हें रखेगा, अच्छा सफाई करके रखेगा, लोग आएंगे, एक नेचुरल जो वहां का एक पर्यावरण है उसको महसूस करेंगे। लोकली जिसका जैसा घर है वहां पर आप होम स्टे की व्यवस्था करें, पर वहां पर अब ये होम स्टे जो कमर्शियल तौर पे हो गए हैं, कुकरेजा साहब आप बेहतर बता पाएंगे कि कैसे बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो गई हैं और अपने होम स्टेज वहां पे, या बाहर के लोग, ये तो लोकल लोगों को फायदा दिलाने के लिए किया गया था ना ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, एज ए पॉलिसी तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि लोग जाएं तो एक्चुअल एक्सपीरियंस करें उस जगह को, चाहे पहाड़ों का है, वहां पे जो गांव है, छोटे नगर है, वहां जाके रह सकें, फॉरेस्ट एरिया जैसे गौरव जी ने बताया वहां का एक्सपीरियंस कर सकें। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस सारी चीज के लिए अनगिनत रिपोर्ट्स हैं, अनगिनत कमिटीज बन चुकी हैं, तो सॉल्यूशंस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को जो इम्प्लीमेंटेशन का व्यवहार है, उसके जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो आप भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है, इसी के लिए चाहे वो होम स्टेज का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो कि किस वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ती चली जा रही हैं, तो हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज के क्या असर होंगे। 1971 में स्नोडन में, शिमला में यही हादसा हुआ था, आज से हाफ अ सेंचुरी अगो, जिसमें 2
मंजिल की इमारत को 6 मंजिल की कंस्ट्रक्शन बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने। अब उसके बाद जब वो लैंडस्लाइड का हादसा हुआ, वहां से निकल के आई ये बातें कि भाई किस तरीके से रोकना है। आज हम 50 इयर्स के बाद भी वही डिस्कस कर रहे हैं। ये हम समझना, जैसे आपने जो बात कही, क्या तमाम आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर पा रहे हैं, या कैसे नियम फ्लाउट हो रहे हैं? क्या कोई गाइडलाइंस भी हैं कि जो निर्माण करते हैं उनको किन किन चीजों का पालन करता है? क्या पहाड़ों में आपके कंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने कराए हैं? मेरा खुद का मकान है शिमला के पास। क्या चीजें ध्यान रखते हैं आप लोग, और अब क्या कहेंगे जो तमाम, क्योंकि वहां पे बिल्डर्स तो बहुत ज्यादा हैं, एक बहुत बहुत बड़ी तादाद में बिल्डर्स आ गए हैं, कोई कहीं कुछ भी बना रहा है। नहीं, वो इसलिए है कि यहाँ पे देखिए बहुत जरूरी है कि पहले वहाँ की जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। जो सेंसिटिव जोन्स हैं जहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो फ्लाउट नहीं होना चाहिए। आज की डेट में मैं वहां देख रहा हूं कि जहां बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का बैन था वहां पे भी कंस्ट्रक्शन करी जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको नजरअंदाज कर रही है। बिल्कुल, तो वो जो लालच है वो बहुत बड़ी तरह से हावी है मल्लिका जी, कि लोग जान दे के भी लेकिन वहां बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं कि आगे देखा जाएगा जो भी हो। इसका ना बहुत एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन और एक प्रैक्टिकल इशू जो है इस कंट्री के अंदर वो ये कि हमारे पास पहाड़ों का विकास कैसा हो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं जी। और ऐसे एक ब्लूप्रिंट की एक तरफ एक डायरेक्शन में एक काम किया गया था जब 2010 में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अनाउंस किया गया। ये एक लौती एक ऐसी जगह है जो गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें गंगा का लास्ट प्रिस्टीन स्ट्रेच है। उसके अलावा 2200 किलोमीटर है राष्ट्रीय नदी गंगा, और सिर्फ 80 किलोमीटर बहती है इस देश के अंदर। और आप सोचिए राष्ट्रीय नदी का ये हाल है, तो उस 80 किलोमीटर के स्ट्रेच को उन्होंने भागीरथी ESZ डिक्लेयर किया। अब उसका एक जोनल मास्टर प्लान बनना है जिसका एक पूरा वाटरशेड एरिया को देखते हुए कि उसमें क्या प्रोहिबिटेड होगा, क्या रेगुलेटेड होगा और क्या प्रमोटेड होगा। इसमें क्या होता है कि जो लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनके जो हक हकूक हैं वो भी नहीं हटते, और कैसा विकास होना है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। अभी क्या है कि हम सिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम पंचायतों को अर्बन प्लानिंग में उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम सेंट्रलाइज डेवलपमेंट करते हैं जिसमें ओवरबर्डनिंग होती है, जिसमें कि नगर पालिकाओं की ओवरबर्डनिंग होती है, जिसके कारण केओस, सब जगह पर आपकी एनक्रोचमेंट, ये सब कुछ होता है। तो एक ब्लूप्रिंट अगर इस तरीके का भागीरथी ESZ का अगर सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम ये बता सकते हैं कि पहाड़ों में ऐसा विकास संभव है। पर जैसे कि कुकरेजा साहब ने कहा, पॉलिटिकल विल। आप सोचिए 2010 में ESZ डिक्लेयर हुआ, आज हम 2023 में बैठे हैं जी। और आज तक ESZ का कुछ भी तो इस चीज को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि ये लग रहा है कि शायद कुछ होगा नहीं, आप नियम माने नहीं माने, पर आपके सामने अब दिख रहा है कि क्या हो सकता है। और अब हाय तौबा करने से क्या, जो चीजें बनी हुई हैं उसको माना जाए। क्या मैं एक ब्रेक ले सकती हूँ यहाँ पे, और ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगी तो आपका जवाब इस पर जानूंगी। और साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर यशपाल मौजूद हैं जिनसे हमने अब तक बात की नहीं है। ये जो भूस्खलन है वो हिमालय में अजूबा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जियोलॉजिकली एक्टिव जोन है ये तमाम। तो इसमें यहाँ पे चुनौतियां क्या हैं, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे अब इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहाड़ों पर हो रही तबाही की, और ये तबाही हमारे आपके लालच की वजह से है। और वक्त वो आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लगातार बारिश, भारी बारिश, भूस्खलन, ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं उससे जान माल का नुकसान, और ये आपके इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, इसका असर सिर्फ पहाड़ में रह रहे लोगों पर नहीं होगा, ये सब पे होगा, ये समझना है ज़रूरी। और इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम चारों तरफ जो बारिश का पैटर्न है, जो मौसम का पैटर्न है, वो किस तरह से बदल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर यशपाल सुंद्रियाल। प्रोफेसर यशपाल सुंद्रियाल, ये जो पहाड़ हैं हिमालय के, वो यंग माउंटेन्स हैं, कई पहाड़ अभी भी उभर रहे हैं, ये बहुत जियोलॉजिकली एक्टिव है। ये मैं आप समझना चाहूँगी, आप हमें बताएं कि इनमें इस तरह के जो निर्माण हम देख रहे हैं, सड़कें, तमाम विकास के काम, वो कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पे करना, और होना क्या चाहिए यहाँ पर? हाँ नगमा जी, देखिए सारे पैनलिस्ट जो है, आपने भी पहले सारे आंकड़े दिए और जितने पैनलिस्ट हमारे थे वो इस पे बहुत सारी बात कर चुके हैं।
अगर आप पिक्चर देखें जो आपने दिखाई है अभी अपने स्क्रीन पे, जो कुछ कुल्लू में हुआ, आप देखिए कि कितना हाई डेंसिटी थी बिल्डिंग्स की, आपस में बिल्कुल मिली हुई और स्लो पे बनी हुई थी। अब सवाल ये है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो रेनफॉल, हाई इंटेंस रेनफॉल हुआ और जो हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ये सब जानते हैं, या इसको हम नेचुरल भी कह सकते हैं, लेकिन जो डिजास्टर का मैग्नीट्यूड है, जो नुकसान हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए पुअर गवर्नेंस, अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको कहूं तो पुअर गवर्नेंस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी हिमालय राज्यों के लिए वहां पे कैसा विकास होना चाहिए इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई। हिमाचल में तो तब भी भू कानून है, उत्तराखंड में तो लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं जी। जितने भी हमारे यात्रा मार्ग हैं, बाहर से लोग आते हैं, वहां पे वो जमीन खरीदते हैं, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, वहां न उसकी जियोलॉजिकल जांच होती है, न जियो टेक्निकल कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं। तो जब तक सरकार जो है इसके लिए कड़े नियम नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये प्लानिंग जो है बहुत दीर्घकालीन प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है, हमारी जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है। जैसे ही जो है आपदा खत्म हो जाती है, सरकार भी समझ लेती है, कुछ मुआवजा दे दिया, इसकी तीसरी हो गई और लोग चुप हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जियोलॉजिकली हिमालय बहुत संवेदनशील है, अर्थक्वेक के हिसाब से भी है और क्लाइमेट के हिसाब से भी है। अभी जो पिछले 10-15 सालों में हम जो फेस कर रहे हैं, या अगर मैं बात करूं 1803 के बाद उत्तराखंड में गढ़वाल में तो कोई नया बड़ा भूकंप नहीं आया, तो हम क्लाइमेटिक इंड्यूस्ड डिजास्टर फेस कर रहे हैं। चाहे 2013 का मामला हो, चाहे 2021 का मामला हो जो आपका ऋषिगंगा ट्रेजेडी थी, या इस समय जो कुछ हुआ है। अब सवाल यह है, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार जो ने, हमारी उत्तराखंड सरकार ने 15 टाउन्स, जिसमें कि गोपेश्वर, पौड़ी, उधर से नैनीताल, अल्मोड़ा, ऐसे 15 शहर छांटे हैं जिसकी वो बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। अब मेरी समझ में तो यही नहीं आया पहले कि उस बियरिंग कैपेसिटी वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है। और अगर बियरिंग कैपेसिटी, चलो मुझे अल्प ज्ञान हो सकता है, बियरिंग कैपेसिटी आप निकाल भी दोगे तो फिर जो लोग आप देखेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी से अधिक यहाँ पे रह रहे हैं, उनको आप कहाँ ले जाएंगे? तो आप जब तक एक नीति नहीं बनाओगे, और नीति ऐसी बननी चाहिए कि वो रूल सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल लीडर है, कोई मंत्री है, उसके कहने से आपने उसमें ढील दे दी। एक्चुअली सबसे बड़ा जो मैंने एक आपसे यही कहा कि जो कुछ भी ये रिजल्ट है ये पुअर गवर्नेंस का है, और ये वर्तमान सरकार का नहीं है, पहले से चल रहा है। हाँ, ये लगातार चल रहा है, ये लगातार अनदेखी है। और जो बेयरिंग कैपेसिटी आपने बात की, नहीं आई कि जिसने इसको स्ट्रिक्टली लागू किया हो। हाँ, हाँ। और जो भू कानून की भी आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में भी फर्क देखें और गढ़वाल में, तो क्या मलिका आप बताना चाहेंगी कि इनमें क्या फर्क, क्या कानून है? हिमाचल में तो ये कानून है, उत्तराखंड में क्या है, गढ़वाल इनसे कैसे अलग है, ये भी थोड़ा समझना होगा। गढ़वाल और हिमाचल का टेरेन बहुत अलग है नगमा जी। गढ़वाल जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि ये नैरो वैलीज हैं, सकरी वैलीज हैं जी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, अगर आप सुपरफिशियल व्यू देखेंगे कि तो विद इन 50 किलोमीटर्स यहाँ पे जबरदस्त ओवरबर्डनिंग है, बहुत सारे भूस्खलन, लैंड सिंकिंग जोन, सीस्मिसिटी, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट, ग्लेशियर मेल्टिंग, पैराग्लेशियल सेडिमेंट डिपोजिशन, कई तरीके की चीजें हैं जिसको मैं बोलती जाऊंगी, इसमें एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं। हिमाचल और लद्दाख की अगर आप हिमालयन स्टेट्स की वैली देखें तो वहां पे फिर भी चौड़ी हैं सड़कें, जो वैलीज हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप हिमाचल में देखेंगे, ठीक है नियम कानून होंगे पर उसके वायलेशंस तो जबरदस्त हैं। वहां पर है कि भाई आप 25 डिग्री तक के स्लोप पे बना सकते हैं, वो 75 डिग्री तक के स्लोप पे बना रहे हैं। शिमला में 75 डिग्री के स्लोप पे जो ढलान है उस पे भी मकान बन रहे हैं, अब उस पे मकान बनाएंगे तो वहां पे तो भूस्खलन होगा ही, और फिर मकान ताश के नदी में बाढ़ आएगी तो नदी तो अपनी जगह क्लेम करेगी, और जब नदी अपनी जगह क्लेम करती है तो जो कुछ भी रास्ते में आता है वो तो नीचे जाता ही है। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज इवेंट, अब क्लाइमेट चेंज इवेंट तो बढ़ेंगे आगे आने वाले वक्त में। जब क्लाइमेट चेंज इवेंट बढ़ता है तो पानी को जगह चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं कि हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जगह जगह पहाड़ों पे बना करके हमने उनकी बहाव जो है वो रोक दिया है। तो क्या होता है कि जब नदी बहती है तो वो टेम्पररी पॉन्डेज एक बना देती है, क्योंकि जिस तरीके की डेब्री आ रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो मैसिव है। अब सिर्फ पानी नहीं आता है नीचे, गाद आती है, पहाड़ आता है, ट्रीज आती हैं, तो वो ब्लॉक होता है,
और वो पीछे टेम्पररी पॉन्डेज बनता है, वो फोड़ता है बराज को। जब वो आगे जाता है तो वो पहाड़ खींचता है और वो इतना ज्यादा डेविस्टेशन करती है नदी। That is why the impact is man-made, and this is not something that we are saying। Ministry of Environment ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया और कहा कि 2013 की केदारनाथ आपदा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने आग में घी का काम किया है। आप सोचिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने आग में घी का काम किया है। जी जी, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी पे सवाल फिर उठता है ना कि अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वहां पर अगर जरूरत भी है या क्या किया जाए, क्योंकि तमाम लोग जो दूसरी तरफ से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि फिर आप क्या विकास को बंद कर देंगे, तो क्या वो बैलेंस हो सकता है? कुछ एनजीटी की तो इसके ऊपर कई तरह की गाइडलाइंस भी हैं। देखिए, ये सब बातें ना कभी कभी मुझे किताबी लगने लग जाती है। उसका रीजन है, जो आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो किताब से बिल्कुल हटके है। और होता क्या है कि हम लोग जिस तरीके की, आपने अभी हाइड्रोलॉजिकल पावर्स की बात करी, वहां पे इतने बनने ही क्यों दिए? और जब बनने दिए तो अब भी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि जब आप ऐसी एक रिपोर्ट थी, नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आपने पहाड़ को पहाड़ देखा ही नहीं, आपने तो उसे बस ये देखा खोद दो, अपनी जगह बना लो और रहने लग जाओ। तो जब ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि ये सारी की सारी सरकारी रिपोर्ट्स हैं और सरकार ही नहीं मानती है। और उसमें एक और अभी जो सोने पे सुहागा हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट और हो गया है। तो अभी आने वाली जो स्थिति है, लोग कह रहे हैं ये विकास है। देखिए विकास क्या है, ये सर्वनाश है, इसे समझने में सालों लग जाएंगे। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की आप बात करें, उसका क्या इम्पैक्ट ये आएगा, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी दे दी और सड़कें बनेंगी। जब सड़कें बनेंगी, ब्लास्टिंग होगी, पहाड़ खोदे जाएंगे, मक बनेगा, नदियों में जाएगा। नदी से आपको जब वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो जब वो एकदम प्रेशर के साथ आएगा तो अपने साथ जितनी भी दोनों तरफ चीजें वो सबको लेके जाएगा। तो हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है। और जब कोई पर अब तो दिख रहा है ना गौरव जी, ये भी दिखा, जब लोगों ने देखा, इसलिए सब हम हैरान परेशान है कि ऐसी इमारतें कुल्लू में जो देखा बस स्टैंड पे कि कैसे गिर रही थी, तो ये अनरियल लगता है कि क्या ये हो सकता है। ये जरूर है कि लोगों को निकाल लिया गया था और उसके बाद ये पहाड़ ढहा और कैसे इमारत गिरी, तो ये तो दिख रहा है। शायद लोग अब चर्चा अब इस बात की कुछ गाइडलाइंस एनजीटी ने भी तो दी थी ना, कहाँ कंस्ट्रक्शन है कहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट ने भी कहा इसके ऊपर। ये 4 कोर्ट ने तो बहुत कुछ कह रखा है। अगर आप किताबों के हिसाब से चलें, जो मैं देखिए कई बार क्या होता है ना कि जजमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं, मगर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो फिर वही ताश के पत्तों की तरह वहां पे भी वो ढेर हो जाता है। तो जो जजेस ने लिखा है अगर वही कर ले तो शायद बच जाए, मगर हो क्या रहा है, एक और चीज है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है हमारे यहाँ। तो अफसरशाही पे ये जो इस तरीके की रोक नहीं लगेगी, और जिस तरीके के लोग आज के समय में बैठे हैं, राजनेता जिसे चाहता है उसे ले आता है, यस मैन चाहिए उन्हें, तो ये यसमैनशिप रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ किसी 1-2 लोगों के सवाल नहीं है। और ये भी देखना होगा कि आगे के 2-3 साल की बात नहीं है, आने वाले सालों में आगे क्या बचेगा, इसमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तमाम सरकारों को, प्रशासन को, जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से आगे बढ़कर इसको सोचने की जरूरत है, तो क्या होना चाहिए आगे, ये भी समझना जरूरी है। ये जानना चाहेंगे कि सोल्यूशन क्या है, जहां विकास भी हो और इस तरह की बर्बादी और तबाही ना हो। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर अब दिखाई दे रहा है। इस ब्रेक के बाद में चर्चा करूंगी इस पे। तो लोगों की, हम तमाम लोगों की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत रही है, उससे जिस तरह की तबाही हम देख रहे हैं पर्यावरण की, वो साफ दिख रही है पहाड़ों पर, और इसका असर चारों तरफ हो रहा है और होगा। तो अब ये जानने की भी ज़रूरत है कि ये जो हमने देखा, जैसे अभी कुल्लू में जो देखा, और हमने इस साल तो बहुत जगहों पर देखा, उसके बाद आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ इसमें आगे कदम उठाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल कदम उठाया जा सकता है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस एक्चुअली सिंपल है अगर देखा जाए। हाँ, क्या बिल्कुल। और मैं इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच सजेस्ट करूंगा। एक ग्लोबल लेवल पे, कि जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, आईपीसीसी का रिपोर्ट आई सितंबर 2019 में, इन सब चीजों पे इंडिया शुड अप्लाई मोर प्रेशर, क्योंकि हमें विकास करना है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस वजह से क्लाइमेट चेंज का इतना एक्यूट अब हम देख रहे हैं इम्पैक्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू पुट दैट प्रेशर ऑन कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आज भी प्रधानमंत्री ने जैसे बात की है, ग्रीन फंडिंग वगैरह वगैरह। सो दैट्स एट अ मैक्रो लेवल। एट अ माइक्रो लेवल मैं ये बोलूंगा कि कम्युनिटी बेस्ड
बेस्ड अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कम्युनिटी जानेगी, समझेगी कि उसके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है ऐसी हादसाओं का, और हाउ दे हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, हाउ दे हैव टू मेक सेफ कंस्ट्रक्शन करी जाए। अभी बहुत ऐसे इश्यूज हैं, तो आई थिंक वो कम्युनिटी। और तीसरी चीज मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रिस्क प्रिपेयर्डनेस, उसके ऊपर हमें साइंटिफिक डेटा कोलेट करके उसकी अवेयरनेस। लेकिन अगर हम बेइंतहा और गैर जिम्मेदार तरीके से सब कुछ वहां पे करें, बर्बादी लाएं, उसके बाद अगर हम रिस्क असेसमेंट भी क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? और जहां तक लोकल लोगों की बात है, उनमें अगर अवेयरनेस आप लाए भी, तो लोग तो बाहर से आके तमाम कायदे कानून तोड़ के यहाँ तमाम नियम की अनदेखी कर रहे हैं। तो क्या आप क्या बोलेंगी मल्लिका जी? नगमा जी, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब हमें लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत आ गई, क्योंकि अब हम बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर आ चुके हैं, और अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ जो है वो पैसे नहीं हो सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ ग्रीड वी कैन नॉट लेट गो ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ऑफ आवर नेचर। दिस इज क्रिमिनल इन एवरी वे। दूसरी चीज है कि अगर हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनका कंजर्वेशन, हमारा कंजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही सोल्यूशन आपके माध्यम से मैं दूंगी कि डिसेंट्रलाइज हो, और ग्लेशियर से लेकर 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे एटलीस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हो, जहां पे डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, प्रमोटेड एक्टिविटीज हो, और पॉलिटिकल विल के साथ उन्हें इंप्लीमेंट करा जाए। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का एक ब्लूप्रिंट आपके समक्ष है, उसी के आधार पे ये सब जगह बनाया जाए। जी, आप बताना चाहेंगे कुछ एक आध कदम? इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो कहा ना मैक्रो माइक्रो लेवल पे, इसके साथ साथ जैसे आप कोई मास्टर प्लान देते हैं, तो इसको आप इम्प्लीमेंट जो करें वो साइंस बेस्ड करें, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो जितना भी सब साइंस है ना, वो परे हो जाता है जब चीजें धरातल पे आती हैं, या जब चीजें आप कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल पे लाते हैं। तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ अगर हम माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे काम करें, और साथ में जो मास्टर प्लान है उन्हें एक्चुअल में, बिल्कुल, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट हो? डॉक्टर रामाचंद्रन, बहुत कम समय आपसे मैं पूछना यही चाहूंगी कि ये जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ मास्टर प्लान को देखते हुए काम करने की बात है, ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा आपके तजुर्बे से? इम्प्लीमेंट होगा अगर लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चलेंगे तो। मैं यदि समय सीमा है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कई वर्ष पूर्व मुझे याद है कि पर्वतीय क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के पर्वतीय क्षेत्र के विशेष समस्याओं का और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था भारत सरकार लेवल पर। वो जरूरी है। अभी हाइड्रो पावर के बारे में चर्चा आया। पहाड़ी क्षेत्र में पानी एक रिसोर्स है, इंडस्ट्री तमाम लग नहीं सकता है, तो पानी को इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लग सकता है, उसका क्या कॉम्पेंसेशन नेशनल लेवल से किया जा सकता है? फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो उसमें क्या कॉम्पेंसेशन स्टेट्स को मिल सकता है, ये एक मुद्दा है। बाकी सवाल आपने किया कि लोकल लेवल पर इसमें परिवर्तन आना है, तो लोकल लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना होगा, साथ में लेके लोगों को आगे बढ़ना होगा। माफ कीजिएगा, बस इतना ही समय है मेरे पास। प्रोफेसर हमारे साथ यशपाल जी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर आगे देखते हुए, अब आगे कैसे बढ़ा जाए? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी बात चल रही थी साइंटिफिक डाटा की, तो साइंटिफिक डाटा भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट के पास। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि NH58 जो हमारा ऋषिकेश से लेकर के और फिर सोनप्रयाग तक जो सड़क जाती केदारनाथ के लिए, हमने 2016 में उसमें एक काम किया, और वो PST ने ये कहा था कि जो एक्टिव लैंडस्लाइड जोन है और जो पोटेंशियल जिनमें भविष्य में हो सकता है, उनको आप मार्क कीजिए। हम लोगों ने ये काम किया, और हमारे साथ 2 IIT थी, बॉम्बे की, रुड़की की, और वो सारी रिपोर्टें हैं, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ये बड़ा कष्ट। सही बात आप कह रहे हैं कि ये तमाम रिपोर्ट्स तो हैं, पर उसके ऊपर काम करना जरूरी है। और जहां पर जैसे आप कह रही हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप क्या काम करें ताकि आगे इस तरह की चीजें ना हो। और अब और ज्यादा चर्चा के तो वक्त यहाँ पे भी नहीं है, और आगे भी इस पर बात कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि आगे ज्यादा वक्त है नहीं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे साथ इसमें शामिल होने के लिए, इन सब बातों को सामने लाने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह की प्राकृतिक आपदा पहाड़ों में हमने देखी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़
और ताश के पत्तों के जैसे गिरती इमारतें, पर यही सवाल बार बार उठता है कि ये इतनी ऊंची इमारतें यहाँ पर बनी क्यों, इतनी सटी सटी इमारतों की इजाजत दी क्यों गई। तमाम कायदे कानून एनजीटी ने भी दिए हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन सामान्य बात है, लेकिन ये इसरो ने भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम सभी जिले संवेदनशील हैं। यहाँ अब जो है इन इलाकों में 2020 और 22 के बीच में 6 गुना ज्यादा भूस्खलन होने लगे हैं और 10 सालों में सड़कें भी यहाँ पर बहुत चौड़ी की गई हैं। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या यहाँ पर ये करना संभव है, क्या ये किया जाना चाहिए, ये सवाल जरूरी है। 59 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं यहाँ पर बनी है, लेकिन इस तरह की परियोजनाओं के लिए प्लानिंग जरूरी है। इसका क्या जियोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट पर क्या असर हो रहा है। 2022 में खुद हिमाचल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इस अनियोजित खुदाई पर चिंता जताई। तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एनजीटी हो, इन तमाम जगहों से निर्देश भी आए हैं। अब बस चुनौती ये है कि इन निर्देशों का पालन हो, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है और अब वो वक्त आ गया है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रुकना बहुत जरूरी है। हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।